नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआरबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं जो कि हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग का जो मैकमिलन बुक है, इसके यूनिट 1 के थ्योरी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो आपके सीआईबी के जो इलेक्टिव पेपर एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो हमारा टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं एग्जाम्पल भी लूँगा ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर हम लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कर पाएँ, एमसीक्यूज कर पाएँ। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स हमें कवर करना है इस पार्टिकुलर यूनिट में। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। किसके ऑब्जेक्टिव को? कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये है क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है। और फाइनली हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे जो कि स्ट्रेटेजिक इशूज और आईटी में क्या कोरिलेशन है। तो बेसिकली ये चैप्टर 3 टॉपिक में डिवाइडेड है, तो हो सकेगा तो मैं एक ही पार्ट में नहीं तो 2 पार्ट में कवर करूंगा इन तीनों टॉपिक को। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव। पहला कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो लोग जो है कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकें। राइट, मेन पर्पज़ क्या है इन सभी को यूज़ करना? टू गेन इन्फॉर्मेशन लेना। और दूसरा चीज़ क्या है? डिसीजन बनाना, टू टेक डिसीजन। ठीक है, तो रेदर देन रिलाइंग ऑन बुक्स, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन बुक्स। राइट, दे आर नॉट आस्किंग द पीपल डायरेक्टली। लोगों को डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग द पीपल डायरेक्टली, और दे आर जस्ट गोइंग देयर, और अपने गट फीलिंग से भी नहीं जा रहे। दे आर नॉट जस्ट गोइंग विद देयर गट फीलिंग, रादर वो कर क्या रहे हैं? वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं। राइट, दे आर फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड देन मेकिंग डिसीजन। सो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ इम्पैक्टेड अस। राइट, एक पॉइंट और बताया जा रहा है दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा हाउस, एक ऐसा घर है जो कि एडजस्ट होता है टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली, जो कि टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। लाइट को तब ऑन करेगा जब आप अंदर आएंगे, और हो सकता है कि आपके लिए ग्रॉसरी भी ऑर्डर कर दे जब आपके पास कम ग्रॉसरी है। तो यही है हमारा स्मार्ट हाउस का टेक्नोलॉजी। आप स्मार्ट हाउस समझिए, मैंने क्या एग्जांपल बताया, फिर से सुनिए कि जब आप इंटर करेंगे ना उस घर में तो लाइट बल्ब जल जाएगा। फिर जब आपकी ग्रॉसरी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके घर में, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और फिर टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दे। तो ऐसे घर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मार्ट हाउस बोलते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है ताकि आपका लाइफ आसान बना सके और कंफर्टेबल बना सके। समझ में आ गई ये सेकंड पॉइंट? ठीक है, थर्ड पॉइंट को समझिए। थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि हमारे पास पहले से कार है जो कि अपने आप ड्राइव कर सकता है हाईवे पे, कुछ जगह पे, सब जगह नहीं पॉसिबल है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ज़्यादा बेटर होने वाला है हमारे आने वाले फ्यूचर में। राइट, तो अब हम स्पेशल कैमराज को यूज़ करते हैं, सेंसर्स को यूज़ करते हैं ताकि रोड को देख सकें और ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकें। राइट, तो जिससे कि इंफ्रारेड कैमराज है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सेंसर है, ताकि इससे क्या कर सकते हैं? हम रोड देख सकते हैं और सामने जो ऑब्स्टेकल है उसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास लैपटॉप्स है। वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव टैबलेट्स। ठीक है, हमारे पास वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग है, लैपटॉप, टैबलेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी के जरिए जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि वो घर से भी काम कर सकते हैं, यानी तो जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तब भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपका कोई डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस होगा घर पे, लेकिन आप चाहे तो वर्क कर सकते हैं किसी कॉफ़ी शॉप से भी या पार्क बेंच से भी। सो दिस इज़ हाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ इनगल्फ टू आवर लाइफ। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट आपको समझाया कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है चेंज कर रहा है, कि कैसे हम चॉइस करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था आपको, हम लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं नेट से, ये वाला एग्जांपल लिया था। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया कि हमारा फ्यूचर के लिए स्मार्टर होम बन रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने समझाया कि सेल्फ ड्राइविंग कार आने वाले हैं। और चौथा पॉइंट बताया कि आपको कहीं से भी काम कर सकते हैं। सो दीज 4 पॉइंट हैव बीन कवर्ड इन दिस पार्टिकुलर स्लाइड। होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैं आपको WFH के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो अपने घर से काम कर रहे हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, तो उन्हें ऑफिस कम्यूट नहीं करना पड़ता। रैदर इसका मतलब ये हुआ कि जो क्राउडेड सिटीज़ है वो लेस डेंस हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? WFH का इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो मैं समझाता हूँ कि जो क्राउडेड सिटी है, क्राउडेड सिटी जो है ये क्या हो गया है? दिस क्राउडेड सिटी हैव बिकम लेस डेंस। राइट, दे हैव बिकम लेस डेंस एंड क्योंकि दोस्तों लोगों को, पीपुल डोंट नीड टू लिव एज क्लोज टू देयर वर्क प्लेस।
राइट। सो ये हमारा WFH का कंसेप्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है घर से काम कर रहे हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, रादर दे नीड नॉट कम्यूट टू देयर ऑफिस। ठीक है। उसके बाद दोस्तों IoT की बात करते हैं कि एवरीडे थिंग गेटिंग कनेक्टेड। तो IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। बेसिकली इमेजिन कीजिए कि आपका फिटनेस वॉच है जो कि आपके फ़ोन से बात कर रहा है। इमेजिन योर फिटनेस वॉच टॉकिंग टू योर फोन। आपका फ्रिज है जो कि जिसमें मिल्क, जिसमें दूध कम है, या आपका एयर कंडीशन है जो कि आपके घर आने से पहले ही ऑन हो जाता है। तो यही होता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग। समझ रहे हैं बात को? तो यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, जहाँ पे सभी चीज़ें, ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास कार्स हैं जो कि अपने आप ड्राइव कर सकता है कुछ जगहों पे, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये ज़्यादा कॉमन होने वाला है। फिर हम लोग बात करें स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं ताकि ट्रैफिक फ्लो को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। तो वेस्ट कलेक्शन कर सके, एनर्जी यूज कर सके। दोस्तों फ्यूचर में ना सेल्फ ड्राइविंग कार आने वाला है जो कि इन सभी हाईटेक सिटीज़ में नेविगेट कर सकेंगे आसानी से। क्या डिस्कस किया हमने? WFH के बारे में डिस्कस किया कि WFH जो है राइज पे है और सिटीज़ जो है स्प्रेड हो रही हैं। फिर हमने बताया कि सभी चीज़ें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्टेड हो रही हैं और उसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं, IoT शॉर्ट में कहा जाता है। और सेल्फ ड्राइविंग सिटी और सेल्फ स्मार्ट सिटी जो है सामने आ रही है। राइट। सो ऑल दिस थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट जस्ट नाउ। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में कुछ और पॉइंट समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि बिलियन ऑफ डिवाइस हैं। कितने हैं? बिलियन। राइट। आप इमेजिन कीजिए देयर आर बिलियन ऑफ डिवाइसेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ। राइट। अब देखिए जैसे लाइट बल्ब से लेकर ट्रैक्टर तक, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। इंटरनेट हो रहा है। तो बेसिकली यही होता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब ये जो लाइट बल्ब है, ट्रैक्टर है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड द इंटरनेट। सो ये एक्सपेक्टेड है कि ये बिगर पार्ट हो जाएगा हमारे लाइफ का 2025 तक। राइट। जो कि अफेक्ट करेगा हेल्थ केयर को। हेल्थ केयर को कैसे अफेक्ट करेगा कि हमारे मेडिकल डिवाइस कनेक्टेड हो जाएंगे। सो कनेक्टेड मेडिकल डिवाइस। फिर होम्स को कैसे अफेक्ट करेगा कि हमारे होम्स में जो स्मार्ट एप्लियंस आ जाएंगे। आवर होम विल हैव ए स्मार्ट एप्लियंस। फिर ये हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा? बिजनेस जो है हमारा ऑटोमेटेड हो जाएगा, यानी सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाएगा। राइट। तो यही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि रोबोट्स डूइंग मोर वर्क, यानी कि ऑटोमेशन आ जाएगा। देखिए अगला पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि रोबोट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए कि साइबर टेक्नोलॉजी के हेल्प से, यानी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशीन जो है बहुत सारी जॉब्स को ले रहे हैं। राइट। ऑटोमेशन आ रहा है जो कि पहले लोगों के द्वारा किया जाता था फैक्ट्रीज में या दूसरे वर्क प्लेस पे। अब वही जॉब जो है मशीन के द्वारा किया जा रहा है। और यही जो ऑटोमेशन है ना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हमारा बिजनेस को प्रोडक्टिव बना रहा है। दे आर मेकिंग आवर बिजनेस प्रोडक्टिव। राइट। और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर रहा है। मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए लिखा है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि इम्प्रूव कर रहा है कि कैसे ये सभी चीज़ें रन करें। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब कि हम जो है फाइनेंस को एनालाइज कर पा रहे हैं बेटर, और मार्केटिंग में भी हेल्प कर रहा है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन जो है बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करता है, फाइनेंस का एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस बेटर तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब देखिए प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। मतलब हमारे पास ज़्यादा स्टफ होगा, हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। राइट। लेकिन एक कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जो कि आ सकती हैं सामने, जैसे लोगों के पास चॉइस होगा कि वो कुछ कम घंटे काम करें यदि इफ़ दे डोंट नीड एज मच मनी। देखिए यहाँ लिखा गया ना कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज लाइकली टू बूस्ट लिविंग स्टैंडर्ड बट पोटेंशियल ऑब्स्टेकल इंक्लूड पीपल चूजिंग टू वर्क लेस। राइट। और रोबोट के साथ रोबोट ही ज़्यादा काम करेंगे तो वो क्या होगा कि बहुत ही कम जॉब अवेलेबल होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा। राइट। सो ये दो पॉइंट बताया जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी का इंक्रीमेंट जो है वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बूस्ट करेगा, लेकिन पोटेंशियल ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है कि पीपल चूजिंग टू वर्क लेस एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अब देखिए IT जो है ना एक डबल एज स्वॉर्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारा वेल्थ भी क्रिएट करता है कुछ लोगों के लिए।
ठीक है, जैसे कि जिन्हें हु क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस बेस्ड ऑन देम। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो है ना अपने जॉब भी लॉस कर रहे हैं ऑटोमेशन के कारण, और दोस्तों फाइनेंशियली वर्स्ट भी हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि आईटी विल क्रिएट बोथ रिच एंड पुअर विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अमेजिंग ग्रेट वेल्थ। आप अच्छा सा वेल्थ अमेज कर सकते हैं, लेकिन लोग पॉवर्टी में भी स्लिप कर जाते हैं जब अपनी जॉब को वो लूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बिजनेस को अलाउ करता है कि वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेच सकते हैं मार्केट में, राइट, मार्केट प्लेस में, यानी न्यू इकोनॉमिक मार्केट में। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं वो, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, यानी वो एडवर्टाइज कर सकते हैं कम पैसे के लिए, और फिर वो अपने कस्टमर को हैप्पी रख सकते हैं, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं बेटर सर्विस या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को ऑनलाइन खरीदते हैं और बेचते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने घर के कंफर्ट से आप शॉपिंग कर सकते हैं 24/7, रैदर देन आप स्टोर से लिमिटेड रहें जो कि कुछ घंटे तक ही ओपन रहता है। तो ये जो है हमारे ज्योग्राफिकल बैरियर को ओवरकम करता है, मतलब कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है कि कंपनी के स्ट्रक्चर को, यानी साइबर टेक्नोलॉजी को क्या करता है, फ्लैट बनाता है। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है जहाँ पे सभी लोग जो है आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे उनका हायरार्की कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। तो हायरार्की कुछ भी हो, एक ऐसा कंपनी जहाँ पे लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये यही होता है, साइबर टेक्नोलॉजी हेल्प करता है, नया तरीका प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय सभी लेवल पे कि वो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर कर सकें, ताकि ये क्या बनाता है, कंपनी को लेस टॉप डाउन बनाता है और कोलैबोरेटिव बनाता है। मतलब एवरीवन कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। यही साइबर टेक्नोलॉजी हेल्प करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच कम होकर कोलैबोरेटिव अप्रोच ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में आते हैं। अगले स्लाइड में बताया जा रहा है कि ऐप्स जो आपके फ़ोन्स पे होते हैं या कंप्यूटर पे होते हैं, ये आपको सिंपल बनाते हैं कि आप कंपनीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकें जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम का हेल्प ले सकते हैं, या अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं विदाउट नीडिंग टू मेक अ फ़ोन कॉल और वेट ऑन होल्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंकिंग ऑन योर काउच, मतलब टेक्नोलॉजी को थैंक्स दीजिए आप कि आप अपने बहुत सारे फाइनेंशियल टास्क को अपने घर के कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। इसके अंदर आप बिल पे करना हो, ठीक है, या आपका स्टॉक खरीदना हो, या बजट ट्रैक करना हो, जिसको बजटिंग बोलते हैं, ये सभी के सभी चीज़ इन्वॉल्व है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग जो है फिजिकल कैश को कम यूज कर रहे हैं और वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं किस पे, स्मार्ट कार्ड्स पे और मोबाइल ऐप्स पे, राइट, पेमेंट के लिए। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉलेट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड डिजिटल वॉलेट। तो ये जो डिजिटल वॉलेट है ये आपका पैसा होल्ड कर सकता है, इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, या लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया, सभी चीज़ों को होल्ड कर सकता है एक ही जगह पे। दिस डिजिटल वॉलेट कैन होल्ड ऑल योर मनी एंड इन्फॉर्मेशन लाइक मेडिकल रिकॉर्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम ऑल इन वन प्लेस। नेक्स्ट है हमारा रोबो एडवाइजर। रोबो एडवाइजर द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। इमेजिन कीजिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है आपके लिए, जैसे कि आपको स्टॉक खरीदना है या बेचना है, या कमोडिटी फाइनेंशियल मार्केट में खरीदना है या बेचना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड रोबो एडवाइजर। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रोबो एडवाइजर। समझ में आया? तो और ये जो है ना बहुत कॉमन होने वाले हैं फ्यूचर में, स्पेशली क्विक डिसीजन लेने के लिए, हमारे फास्ट मूविंग मार्केट में फास्ट डिसीजन लेने के लिए ये रोबो एडवाइजर बहुत ही कॉमन होने वाले हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से आप जो है अपने मनी को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, केवल अपने ही कंट्री में नहीं। ये आसान बनाता है आपको कि अपना पैसा अलग अलग बैंक में रख सकें अराउंड द वर्ल्ड, और चाहे अलग अलग करेंसी ही क्यों ना हो, दैट डजंट मैटर। फिर बताया जा रहा है कि इंडिया का डिजिटल पेमेंट बूम। तो देखिए भारत में 2 इवेंट हुआ, एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा कोविड-19। इन दोनों ने इनकरेज किया कि हमारा डिजिटल पेमेंट में बड़ा इंक्रीज हो। इसने भारत को एक लीडर बना दिया मेकिंग पेमेंट इंस्टेंटली ऑनलाइन। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि एवन दो डिजिटल पेमेंट जो है फास्ट ग्रो कर रहा है भारत में, लेकिन बहुत सारे परचेज अभी भी कैश के माध्यम से ही हो रहे हैं। आप देख सकते हैं डेटा यहाँ दिया हुआ है, लगभग 88% परचेज जो है कैश के माध्यम से ही हो रहा है। इसका मतलब कि अभी भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का कि वो ज़्यादा पॉपुलर होगा हमारे फ्यूचर में।
अब देखिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो एक नया तरह का डिजिटल मनी है जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं यानी कि बिटकॉइन बोलते हैं। तो ये कोई किसी बैंक के द्वारा कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इस पे, और इस ये जो है हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और कैसे हमारी जो देश है वो रेगुलेट करे पैसे को, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। तो इस स्लाइड में हमने 4 चीज़ों को देखा। पहले हमने देखा कि बैंकिंग ऑनलाइन कहीं भी आप वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत का जो डिजिटल पेमेंट बूम है इसके पीछे क्या रीज़न था। तीसरा पॉइंट बताया कि कैश जो है अभी भी किंग है, क्यों किंग है ये मैंने समझाया। और चौथा पॉइंट मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी दी। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग का इलेक्टिव पेपर का सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो हमारा पीडीएफ हो, थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यूज पीडीएफ, मॉक टेस्ट वीडियोस, सभी कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग द कोर्स रिगार्डिंग आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि बेस्ड है इंडिया इज अंडरगोइंग अ मूवमेंट। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि भारत जो है ना एक बड़े चेंज के बीच में है। ये कैसे लोग चीज़ों के लिए पे करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, राइट। इसका सर्विसेज जैसे फ़ोन ऐप हो गया। बिजनेस का फोकस है डिजिटल ट्रांजैक्शन पे और ये क्विकली ग्रो कर रहा है। फिर बताया जा रहा है कि क्रिमिनल जो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन को यूज़ करता है क्राइम्स को कमिट करने के लिए। सो क्रिमिनल्स आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। लॉ इन्फोर्समेंट जो है फाइट बैक कर रहा है कि आईटी सॉल्यूशन को यूज़ करें, जैसे कि इंटरप्राइज वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमें हेल्प करता है फ्रॉड को स्पॉट करने में और प्रिवेंट करने में। ठीक है, मतलब क्रिमिनल जो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन विच कैन क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन टू कमिट क्राइम। देखिए गवर्नमेंट और आईटी के रिलेशनशिप की बात करें तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है स्पेंड नहीं, गवर्नमेंट को स्पेंड नहीं करना है पैसा आईटी को डेवलप करने में खुद से, और ऑल्सो गवर्नमेंट माइट हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द साइबर स्पेस। साइबर स्पेस एक तरह का ग्लोबल स्पेस है, इसमें सरकार का कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी जो है आसान बनाता है लोगों को कि वो इन्फॉर्मेशन पता कर सके लॉज के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, और क्या गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिटिकल कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या पोजीशन है। इससे क्या होता है कि लोग इन्फॉर्म सिटीजन बन सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा इस स्लाइड में कि भारत कैशलेस की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि साइबर क्राइम को कैसे फाइट किया जाएगा आईटी के माध्यम से। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट का क्या रोल है आईटी में, ये हमने देखा। और चौथा पॉइंट हमने देखा कि इन्फॉर्म सिटीजन के लिए आईटी का क्या रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि बहुत सारे सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो रहा है गवर्नमेंट में। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान हो गया है लोगों को कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए अपने गवर्नमेंट के बारे में, उन्हें इनपुट दे सकेंगे कि चीज़ें कैसे रन कर रही हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगा, जैसे कि वोटिंग या शेयरिंग आइडियाज़ विद गवर्नमेंट ऑफिशियल। दूसरा पॉइंट है कि ओपन सोसाइटीज़ विद आईटी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी जो है ये हार्ड बना दिया है गवर्नमेंट को कि वो इन्फॉर्मेशन को दूर रखे पब्लिक से। तो इस कारण से ओपन और ट्रांसपेरेंट सोसाइटी होता है हमारा। दूसरा है कि सोशल मीडिया जो है एक डबल एज स्वॉर्ड है। क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है लोगों को कनेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा तो इस कारण से कैओस या कन्फ्यूजन भी आता है, जिसको हम लोग एनार्की बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया एनार्की। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया है ताकि इन सभी मिसयूज को एड्रेस कर सके। अब एक पॉइंट है ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट प्रोसेस में यूज करके हमारा जो गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है कुछ तरीके में। सबसे पहले कि एफिशिएंट बन सकता है, यहाँ देखिए लिखा गया है एफिशिएंसी बढ़ सकता है। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ सकता है। तीसरा है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकता है। और चौथा है हमारा ये क्या करेगा, अल्टीमेटली हमारे अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो ये सभी पॉइंट यहाँ बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। पहला पॉइंट बताया गया था आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन का पार्टनरशिप हो हमारे गवर्नमेंट में। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान होता है कि लोग इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें गवर्नमेंट के बारे में कि कैसे वो रन कर रही है। फिर मैं आपको बताया कि ओपन सोसाइटी विद आईटी, राइट। तो ओपन सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है ये जिस कारण से ओपन और ट्रांसपेरेंट सोसाइटी बनता है। फिर हमने सोशल मीडिया के बारे में बताया कि डबल एज स्वॉर्ड है। और लास्ट में बताया कि दो धारी तलवार बोलते हैं ना, वही होता है डबल एज स्वॉर्ड। और फिर लास्ट में बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर गवर्नमेंट है,
टेक्नोलॉजी बेटर गवर्नमेंट के लिए, जिसको हम लोग ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कैसे ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को। सो ऑल दिस पॉइंट हैव बीन डिस्कस इन दिस पार्टिकुलर पॉइंट। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग स्ट्रेटजी इश्यूज और आईटी को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है किस किस एरिया में। अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजी इश्यूज एंड आईटी। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है आपको कि पुलिस या दूसरे अथॉरिटी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे लोकेशन ट्रैकिंग और वीडियो कैमरा, ताकि वो क्रिमिनल को कैच कर सके और वायलेंस को रोक सके। यही होता है ना, साइबर टेक्नोलॉजी को इंक्रीजिंगली यूज़ किया जा रहा है ताकि क्राइम और वायलेंस को फाइट किया जा सके। ठीक है, और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि पुलिस और दूसरे अथॉरिटी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुपर रियल इंटरटेनमेंट। मतलब इमेजिन कीजिए कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है इंटरटेनमेंट में कि ये आपको रियल दिख रहा हो। तो ये जो हमारा VR है, VR आप जानते हैं ना, वर्चुअल रियलिटी होता है। तो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम जो है ऑलरेडी डेवलप किया जा रहा है, जो कि इसे कर सकता है और ये रिप्लेस करेगा कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को लोगों के लिए फ्यूचर में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है वो हमारे इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ह्यूज पार्ट है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर ला रहा है वेज वर्ल्ड वाइड, 174 बिलियंस। और फिर बताया जा रहा है कि वीडियो गेम्स के बारे में। तो वीडियो गेम इंडस्ट्री जो है हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर लाता है। 174 बिलियन का डाटा यहाँ देख सकते हैं आप। और ये इसका CAGR है, मतलब कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 9% का 2026 तक। अब अपना मूवी एंडिंग खुद से चूज़ कीजिए। तो जो नया टेक्नोलॉजी है वो मूवी फैन को ज़्यादा कंट्रोल देगा फिल्म पे जो देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप प्लॉट को चेंज कर पाएँ, कैरेक्टर को चेंज कर पाएँ, ताकि अपने प्रेफरेंस को फिट कर सकें। तो यही होता है कि मूवी फैन विल हैव मोर पावर। तो यही है हमारा स्ट्रेटजिक इशूज़ और आईटी में क्या रिलेशन है। अब तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा, हमने इस स्लाइड में देखा कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी है क्राइम को फाइट करने के लिए, जिसको हम लोग साइबर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि कुछ रियल इंटरटेनमेंट है, जिसको हम लोग इमर्सिव इंटरटेनमेंट बोलते हैं। फिर हमने वीडियो गेम्स के बारे में देखा कि वीडियो गेम का जो बड़ा बिजनेस है। और लास्ट में हमने देखा कि अपने मूवी एंडिंग को आप खुद चूज करें, राइट। सो ऑल दिस पॉइंट हैव बीन क्लियर इन दिस पार्टिकुलर स्लाइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताया जा रहा है आपको कि बैंक या दूसरे फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो एक नया तरीका देख रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी को यूज करें अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में। खासकर क्यों, इसलिए क्योंकि उन्हें जो है अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब बैंक के लिए क्या क्या चैलेंज है वो देखिए। सबसे पहले कि बैंक कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि लोग जो है बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं अलग तरह से, जो कि वो पहले यूज़ करते थे। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आ रहा है। पहले जैसे यूज़ करते थे आप अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है क्या कि बहुत सारी कंपनी जो है स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करी, यानी कंपटीशन बढ़ गया है। फिर इन्वेस्टर जो कि बैंक के हिस्सा खरीदते थे, वो चाहते हैं कि बैंक को ज़्यादा पैसा कमाएं। तो मतलब शेयर होल्डर का प्रेशर बढ़ गया है ताकि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्योंकि चैलेंज फेस कर रहे हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आना, दूसरा कंपटीशन बढ़ना, और तीसरा है कि प्रेशर शेयर होल्डर के द्वारा बढ़ गया है ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। अब सवाल है कि बैंक कैसे इसे फाइट बैक कर रही है। देखिए दोस्तों, बैंक जो है ज़्यादा फोकस हो रही है अपने सर्विसेज को बेचने में, यानी सेल्स कल्चर में। दूसरा पॉइंट है कि बैंक जो है दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर रही है या अननेसेसरी सर्विस का रिड ऑफ कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेटिंग ऑपरेशन। अननेसेसरी सर्विस को हटाना यानी तो कोलैबोरेट करना, सेल्स कल्चर में कन्वर्ट हो रही है। तीसरा पॉइंट है कि बैंक इन्वेस्ट कर रही है बेटर कंप्यूटर सिस्टम में ताकि ऑल अपने इंफॉर्मेशन को वो मैनेज कर सके, राइट। तो ये पॉइंट है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको, फाइनेंशियल सर्विस जोन के बारे में हमने बताया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और बताया जा रहा है कि कंज्यूमर का जो है जिस तरह से लोग बैंक को यूज कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि बैंकिंग सर्विस कन्वीनियंट हो, अवेलेबल हो, जहाँ पे उन्हें ज़रूरत पड़े। जिस कारण से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ रहा है, मोबाइल बैंकिंग ऐप बढ़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पीपुल वांट बैंकिंग टू बी ईजियर एंड मोर एक्सेसिबल। लोग क्या चाह रहे हैं वो बताया जा रहा है। और बैंक को जो है बैंक नीड टू मेक मोर मनी। तो बैंक जो है प्रेशर फेस कर रही है कि वो प्रॉफिटेबल बने, अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। इसको अचीव करने के लिए कुछ चीज़ों पे वो बैंक फोकस कर रही है, जैसे अपने इनकम को इंक्रीज करना, यहाँ देखिए लिखा है ना, रेवेन्यू इन्हांसमेंट। फिर दूसरा है कॉस्ट कंटेनमेंट, यानी अपने खर्चे को कम करना, और फास्टर वर्क करना, एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना, बेटर वर्क करना। ये सभी पे बैंक क्या कर रही है, फोकस कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
इंस्टीट्यूशन विथ फी जनरेटिंग। तो इस स्लाइड में, पिछले स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि लोग जो है बैंकिंग को आसान कराना चाहते हैं, एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, बैंक को ज़्यादा पैसा, बैंक को अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। ये 2 पॉइंट हमने कवर किया। अब देखिए बताया जा रहा है कि बैंक जो कि तरीके देख रहे हैं कि अपने फीस और रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके देख रहे हैं, और इफेक्टिवली ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम बेचें, सर्विसेज बेचें, और वो जो है पैसा डाल रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी में। यानी बैंक फोकस कर रहे हैं कि वो ज़्यादा पैसा कमाए, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, यानी आईटी कमिटमेंट बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि बैंक अपने कंप्यूटर नेटवर्क को फास्ट बना रहे हैं, रिलायबल बना रहे हैं, और वो ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि उनके सबके अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम को मैनेज कर सकता है एक साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड नेटवर्क एंड सिस्टम मैनेजमेंट सॉल्यूशन। साथ ही साथ वो ज़्यादा ओपन और फ्लेक्सिबल नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूटर बेस्ड नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिस तरह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी डिजिटल कॉमर्स जिस प्रकार का है, ठीक है, वो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो कि बैंक को सॉल्व करना है। जैसे बैंक का इंडस्ट्री चेंज होगा तो इसमें ये किस कारण से हो सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी के कारण या कैसे हम ऑनलाइन पेमेंट को हैंडल करें। तो इस स्लाइड में हमने 3 पॉइंट देखा कि बैंक जो कि फोकस कर रही है पैसा कमाने पे, वो इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी पे, यानी आईटी कमिटमेंट बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि बैंक अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं, यानी नेटवर्क अपग्रेड करना। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि नया तरीका है शॉपिंग का, मतलब नया चैलेंज है बैंक के लिए, यानी डिजिटल कॉमर्स का चैलेंज बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, कैसे बैंक ऑपरेट होगा। कुछ बैंकिंग सर्विस जो है कंप्लीटली डिपेंड हो गया है टेक्नोलॉजी पे, जबकि कुछ को डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो अराउंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम बिगिनिंग, जिसको हम लोग आई टी सेंट्रिक बोलते हैं। तो वही बात बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, कैसे बैंक ऑपरेट होगा। सम बैंकिंग सर्विस आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी टू फंक्शन। अब देखिए नया बैंक या डिजिटल बैंकिंग जो है एक चैलेंज फेस कर रहा है। एक नया तरह का बैंक है जिसको हम लोग नियो बैंक बोलते हैं, नियो बैंक या डिजिटल बैंक। तो ये बैंक एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन ही, इनके पास कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता, वो एक चैलेंज फेस करते हैं हमारे ट्रेडिशनल बैंक को। अब देखिए बताया जा रहा है कि बहुत सारा डिफरेंस होता है ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग में। ऑनलाइन बैंकिंग बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज हो गया, जैसे आपने अकाउंट को बैलेंस को चेक कर रहे हैं, आप जो है ऑनलाइन अवेलेबल करवा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सभी चीज़ें आती हैं जो कि बैंक इलेक्ट्रॉनिकली करती हैं, केवल बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं। इसके अंदर लोन के लिए अप्लाई करना या इन्वेस्टमेंट मैनेज करना, इसलिए डिजिटल बैंकिंग एक ब्रॉड टर्म है। समझ में आया दोस्तों डिजिटल बैंकिंग क्या है? चलिए आगे हम लोग न्यू बैंकिंग के बारे में और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यू बैंक एक नया तरह का बैंक है जो कि आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। दे डोंट हैव एनी फिजिकल ब्रांच। तो आप मत देखिए, न्यू बैंकिंग में क्या बताया है, जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, इनके पास कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है, राइट। आपको अलाउ करता है कि आप बैंक अकाउंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे बैंकिंग टास्क को कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर। आप बैंकिंग किसी भी समय पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बैंक को क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखिए। सबसे पहला है कि उनको कम पैसा खर्च होता है ऑपरेट करने में, क्योंकि उनको कोई फिजिकल ब्रांच मेंटेन नहीं करना होता है। तो इसी कारण कहा जा रहा है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। समझ में आया? उसके बाद दोस्तों, बैंक जो है नए और इनोवेटिव सर्विसेज को ऑफर करते हैं जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ पॉसिबल नहीं था। तीसरा पॉइंट है कि वो अपने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन को इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल कस्टमर को, जिसको 1-to-1 मार्केटिंग बोलते हैं। तो 3 एडवांटेज बताया, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, न्यू सर्विस को ऑफर करना और 1-to-1 मार्केटिंग। ये प्राइमरी बेनिफिट होता है जो कि ऑनलाइन रिटेल बैंकिंग को ड्राइव करता है। देखिए आपके लिए क्या बेनिफिट है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको जो है लाइन में वेट नहीं करना पड़ता बैंक ब्रांच में, यानी वेटिंग टाइम कम होता है। ये आसान है, कन्वीनियंट है कि आप अपने बैंकिंग को अपने घर या होम के कंफर्ट से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे इस पार्टिकुलर स्लाइड में। मैंने आपको बताया कि न्यू बैंकिंग आपके बैंक लाइफ को ऑनलाइन, मतलब आपका बैंक लाइफ जो है ऑनलाइन हो गया है। न्यू बैंक एक्सक्लूसिवली ऑपरेट होता है ऑनलाइन बिना फिजिकल ब्रांच का। फिर बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स, जिससे इंटरनेट बैंकिंग अलाउ करता है कस्टमर को कि वो बैंकिंग सर्विसेज को किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बैंक के लिए बेनिफिट बताया, ओवरहेड कॉस्ट कम होना, इनोवेशन होना, ऑफरिंग न्यू सर्विसेज ऑफर करना, 1-to-1 मार्केटिंग। और मैंने आपको कस्टमर के लिए भी बेनिफिट समझाया कि लाइन को स्किप करना, अपने घर बैठे जो है बैंक को एक्सेस करना, लेस वेटिंग टाइम होना, ये सभी चीज़ें। यहाँ तक ठीक है? चलिए अब हम लोग और पॉइंट को डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी 24/7। आप अपने बैंक अकाउंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे, जब तक आपके पास फ़ोन है और सिग्नल है। दूसरा पॉइंट है कि मोबाइल बैंकिंग जो है बैंकिंग टास्क को ईजियर बनाता है, एक्सेसिबल बनाता है। आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं।
फिर है हमारा सेल्फ सर्विस चैनल, मतलब मोबाइल बैंकिंग आपको अलाउ करता है कि आप अपने फाइनेंस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करें बिना बैंक टेलर का हेल्प लिए हुए। दूसरा पॉइंट है कि आप ट्रिप्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, बैंक के ट्रिप्स को और लाइन में वेट करने के ट्रिप्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आपके वैल्यूबल टाइम को बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कस्टमर को इनकरेज करता है कि वो मोबाइल बैंकिंग को यूज करे। बैंक जो है फिजिकल ब्रांच की नीड को कम करती है। फिर मोबाइल बैंकिंग एक चीपर अल्टरनेटिव है बैंक के लिए एज़ कम्पेयर टू मेंटेनिंग फिजिकल ब्रांच। उनसे इसके माध्यम से वो वाइड कस्टमर बेस तक पहुंच जाती है बिना सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का। मोबाइल बैंकिंग एलिमिनेट करता है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन को। बैंक अपने सर्विस को लोगों को ऑफर कर सकते हैं रिमोट लोकेशन में। मोबाइल बैंकिंग ऐप प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज फाइनेंशियल इंसाइट, बजटिंग टूल एक्सेट्रा। तो ये सभी एडवांटेज है। मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहला पॉइंट है कि 24/7 अवेलेबिलिटी, कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है, सेल्फ सर्विस चैनल है, टाइम और मनी बचाता है कस्टमर के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है, कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, बैंक को अलाउ करता है कि वो एरिया पहुंच जाए बिना बैंक ब्रांच का, और कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाता है। मोबाइल बैंकिंग के बारे में कुछ और पॉइंट बताया जा रहा है कि आप अपने बैंकिंग को अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन की जैसे मिनी बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट को चेक करने के लिए, मनी ट्रांसफ़र के लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि बैंकिंग व्हेनेवर यू वांट। जैसे कुछ स्टोर जो है 24/7 ओपन होते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग अलाउ करता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, डे हो या नाइट हो। देखिए कुछ लिमिटेशन भी होता है। मोबाइल बैंकिंग बहुत सारा कन्वीनियंस तो ऑफर करता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी है, कितना पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या लिमिटेशन हो सकता है कुछ फीचर्स पे। फिर बताया जा रहा है कि व्हाट यू कैन डू विथ मोबाइल बैंकिंग। अब देखिए ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है कि मोबाइल बैंकिंग आपको अपना अकाउंट बैलेंस देखने देगा, इलेक्ट्रॉनिकल बिल पे करने देगा, अपने अकाउंट्स के बीच में पैसा मूव करवाने देगा। फिर दोस्तों मोबाइल बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ बेसिक फीचर थे जैसे बैलेंस चेक करना एसएमएस के माध्यम से, लेकिन अब जो है ये कंप्लीट बैंकिंग सर्विस में ग्रो हो गया है। आप कोई भी काम कर सकते हैं अपने फिजिकल ब्रांच पे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि आप एक्सेस कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को, आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं ताकि ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकें अपने फ़ोन के माध्यम से। और लास्ट पॉइंट है कि 100 से ज़्यादा बैंक है भारत में जो कि मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को ऑफर करते हैं, तो ये कॉमन तरीका है लोगों को यहाँ पे बैंक करने का। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि मोबाइल बैंकिंग को यूज़ से पहले आपको जो है बैंक के साथ साइन अप करना पड़ता है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके अंदर एक ऐप, स्पेशल ऐप को डाउनलोड करते हैं जो कि आपके बैंक के द्वारा डिज़ाइन किया गया है आपके स्मार्टफोन पे। फिर बताया जा रहा है सीबीएस के बारे में। केवल बैंक जो कि अप्रूव्ड है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और उनके पास प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम है यानी सीबीएस है। सीबीएस मतलब क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो वही मोबाइल बैंकिंग को ऑफर कर सकते हैं। और उनको एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए स्पेशल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, रिजर्व